रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस मींस जॉइंट स्वेलिंग, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। बॉडी अपनी बॉडी पे अटैक कर रही है, तो ऑटो इम्यून हो गया, सही, इम्यूनिटी अपनी बॉडी पे अटैक कर रही है, इम्यून सिस्टम इसका इन्फ्लेमेटरी है और क्रोनिक है, काफ़ी टाइम से है। इसमें साइनोवियम ऑफ द जॉइंट है वो इन्वॉल्व होता है, वो डैमेज हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज और बोन और जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बॉडी के सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस आ सकती है। इसकी ऑनसेट 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में शुरू हो जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। वुमेन में ज़्यादा काम है, 3:1 इसकी रेशो है। वुमेन में 3:1 मैन, एवरी 3 वुमेन एक मैन जो है वो अफेक्ट होता है इसमें। इटियोलॉजी, इसकी कॉज जो है वो अनसर्टन है, पता नहीं है, लेकिन हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से हो। जेनेटिक डिस्पोजिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जीन्स में अगर जेनेटिक्स में है एक बंदे के, उसके पेरेंट्स को अगर हुआ है तो उसके ऑफस्प्रिंग में भी हो सकता है, तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ज़रूरी है इसमें। क्लिनिकल फीचर्स, साइंस एंड सिम्टम्स किसके आता है? जॉइंट की डिफॉर्मिटी है तो सबसे पहले तो पेन होगा, इन्फ्लेमेशन इसमें होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में इतनी इन्फ्लेमेशन नहीं होती, लेकिन इसमें इन्फ्लेमेशन कॉमन है, तो हर एक जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है एक्सेप्ट डीआईपी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है वो रूमेटॉइड में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस इसमें होती है, सही है, ग्रेटर देन 1 आवर से कम हो तो फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। 1 आवर से ज़्यादा होती है इसमें, और जैसे एक्टिविटी करते हैं तो कम हो जाती है। इसमें जो जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं वो सारे इन्होंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा हैंड डिफॉर्मिटीज़ इसमें आ सकती है, अल्नर डेविएशन आ सकती है एमसीवी जॉइंट्स की, ब्यूटेनियर डिफॉर्मिटी हो सकती है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी हो सकती है। ये जो है अल्नर डेविएशन हुई हुई है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ये देखिए मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट के बाद जो फिंगर्स है ये अल्नर बोन है और ये रेडियस बोन है ना, तो अल्नर वाली साइड पे ये गई हुई है, तो अल्नर डिफॉर्मिटी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में नज़र आ सकती है। इसके अलावा जो है ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी नज़र आ सकती है, ठीक है, और ये ब्यूटेनियर डिफॉर्मिटी भी इसमें नज़र आ सकती है। इसमें कैसे पता चलेगा ये ब्यूटेनियर डिफॉर्मिटी? ब्यूटेनियर को देखें, इसमें जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ये फ्लेक्शन में गया होता है, और ये वाला हाइपर एक्सटेंशन में, डीआईपी जो है हाइपर एक्सटेंशन। इसको देखें, इसमें मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट फ्लेक्शन में है, ये जो प्रॉक्सिमल है ये एक्सटेंशन में है, और ये जो डीआईपी जॉइंट्स है डिस्टल इंटरफेरेंजियल ये फ्लेक्शन में होते हैं। तो ये स्वान नेक है और ये ब्यूटेनियर डिफॉर्मिटी। तो ये हैंड डिफॉर्मिटीज़ इसमें देख ली। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी पता चल गया, मॉर्निंग स्टिफनेस का पता चल गया। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो है इसमें क्या आ सकते हैं? लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, फैटीग भी हो सकती है, क्योंकि और भी इसमें सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, सिस्टमिक डिजीज़ है। तो जॉइंट्स का पता चल गया। जॉइंट्स के बाद आते हैं कि और कौन कौन सी जगह इन्वॉल्व हो सकती है। सर्विकल स्पाइन जो है C1 C2 स्पेसिफिकली, ये इसकी सबलक्सेशन इंस्टेबिलिटी हो सकती है, सही हो गया। इसके अलावा जो है न्यूरोलॉजिक, इसकी वजह से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, सही हो गया। तो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होती है, पल्मोनरी भी होती है, ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट, सॉफ्ट टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन, सबक्यूटेनियस रूमेटॉइड नोड्यूल्स भी इसमें आ सकते हैं। तो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट में देख ले, पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज, वॉल्वुलर इनकॉम्पिटेंस, ये सारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कॉम्प्लिकेशंस, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस हैं। पल्मोनरी, लंग्स में प्लूरल एफ्यूजन इसकी वजह से हो सकती है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो सकती है, ऑक्यूलर में एपिस्क्लेराइटिस, स्क्लेराइटिस हो सकती है, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो सकते हैं जिसको शॉगरेन जीरोस्टोमिया भी कहते हैं। इसके अलावा सबक्यूटेनियस रूमेटॉइड नोड्यूल्स बन सकते हैं एक्सटेंसर सरफेस पे। ये जो है पैथोनोमोनिक फॉर RA, पैथोनोमोनिक का मतलब ये इसका टिपिकल करेक्टरिस्टिक है रूमेटॉइड नोड्यूल्स का, सही है। और भी जगहों पे एक्सटेंसर सरफेस मतलब जॉइंट्स की एक फ्लेक्सर सरफेस होती है, एक एक्सटेंसर, जिस साइड पे जॉइंट फ्लेक्शन करता है उस सरफेस जॉइंट की जो है वो फ्लेक्शन सरफेस है, ऑपोजिट साइड जो है वो एक्सटेंसर होगी। तो एक्सटेंसर वाली साइड पे जो है रूमेटॉइड नोड्यूल्स बन सकते हैं। इसके अलावा लंग्स, प्लूरा, पेरिकार्डियम में भी रूमेटॉइड नोड्यूल्स बन सकते हैं, सही हो गया। और यही एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। जितने भी लोग जिनमें सीरम में रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आता है उनमें खामखा रूमेटॉइड नोड्यूल्स भी होते हैं, और जितने ज़्यादा रूमेटॉइड नोड्यूल्स हो उतना ज़्यादा इसकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है, बहुत सवेयर कंडीशन में होता है, सही है। डायग्नोसिस इसकी करनी है, ये तो साइंस एंड सिम्टम्स हमने देख लिया, कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व है और उसके फिर साइंस एंड सिम्टम्स क्या देगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले रूमेटॉइड फैक्टर को देखें लेबोरेटरी
जितना रूमेटॉइड फैक्टर ब्लड में ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ पता चलता है। 80% ऑफ पेशेंट्स रूमेटॉइड फैक्टर उनमें होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, अगर 100 पेशेंट्स हैं उनमें 80% में जो है ना, 80 लोगों में रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आएगा। 3% ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होता उनमें भी रूमेटॉइड फैक्टर हो सकता है। तो इसके अलावा जो है एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी ACPA जो है वो भी पॉजिटिव आ सकता है इसमें, उसके थ्रू भी पता चल सकता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। एलिवेटेड ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन भी आती है इसमें। एनीमिया भी हो सकता है क्रोनिक डिजीज़ में। तो ये सब लेबोरेटरी फाइंडिंग्स थी। इसके बाद रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स में जो है, रेडियोग्राफिक मतलब एक्सरे करेंगे तो उसमें क्या नज़र आएगा, उसमें जो बोन मास है जक्स्टा आर्टिकुलर वो कम नज़र आएगा, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस उस जगह पे हो जाएगी जो जॉइंट के नज़दीक वाली बोन है उसमें। इसके अलावा जॉइंट स्पेस नैरो हो सकता है जब डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाती है। बोनी इरोजन्स हो सकती है। साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो था, ये इसकी कंडीशंस की डायग्नोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डायग्नोसिस थी। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट में जो है हम मेडिकेशन दे सकते हैं और सर्जरी कर सकते हैं। मेडिकेशन में हम एनसेड्स दे सकते हैं पेन कम करने के लिए। इसके अलावा एक्सरसाइज भी जो है, एक्सरसाइज भी देते हैं। ठीक है, गोल हमारा क्या होता है? पेन कम करना, स्वेलिंग कम करना, डिजीज़ की प्रोग्रेशन को कम करना और बंदे को फंक्शनल रखना। तो सबसे पहले पेन कम करने के लिए हम एनसेड्स दे सकते हैं। इसके अलावा डीमार्ट्स दे सकते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये जो है, ये इस डिजीज़ की प्रोग्रेशन को कम, तो ये जितना जल्दी हो सके डिमांड्स देनी चाहिए, क्योंकि रूमेटॉइड में जो है ना, आर्थराइटिस में जब कंडीशन स्टार्ट होती है उसी टाइम जो है ना जॉइंट डैमेज सबसे ज़्यादा होता है। तो जितना जल्दी जल्दी करें उतना अच्छा होता है, बाद में फिर मसले क्रिएट हो जाते हैं। तो डिमांड्स में जो है मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं बेस्ट। इसके अलावा जो है अल्टरनेटिव्स लेफ्लुनोमाइड, सल्फासालाजीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कि एंटी मलेरियल है वो भी दे सकते हैं। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रोग्रेशन को कम करता है और भी जो है मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी को भी कम करता है। सही हो गया, कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म करता है। तो एनसिड्स पढ़ लिया, डिमांड्स देख लिया। इसके अलावा एंटी ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर जो है इनको इनहिबिट करने वाले एजेंट दे सकते हैं। एटेनरसेप्ट हो गए, इन्फ्लिक्सिमैब वगैरह हो गए। जब जो मेथोट्रेक्सेट है वो सही से काम नहीं करता तो फिर ये चीज़ दे सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी जो है, सर्जरी की जा सकती है जिसमें साइनोवेक्टोमी कर सकते हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर सकते हैं।